गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड जो चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे और इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपने आसियान और यूरोपीय संघ के ऊपर अपने चर्चा की थी। आज की अपनी जो क्लास है भैया, इसमें अपने मुख्य रूप से दो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक तो चीन की और एक जापान की। क्लियर है? आज यह चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भैया। अपने सबसे पहला पॉइंट आ रहा है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। देखो, चीन के बारे में आप सब जानते हो भैया, एशिया महाद्वीप का एक देश है और एक पावरफुल, एक शक्तिशाली देशों की ये श्रेणी में आता है। इसके विशाल भूभाग, संसाधन, इसकी आबादी, जनसंख्या वगैरह की दृष्टि से इसे अपने एशिया का अजगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भैया इसकी अर्थव्यवस्था की, कि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, विश्व में कौन सा इसका स्थान है, इसने कौन कौन से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से सुधार किए। देखो, यहाँ पर कई बार सीधा सिंपल सा क्वेश्चन 4 नंबर का पूछते हैं अपने, कि चीनी अर्थव्यवस्था ने या चीन ने अपने अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए। इस प्रकार का भी 4 नंबर का अपने क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। देखो, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। भैया, चीन की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो आज विश्व में चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसका तीसरा स्थान है। चीन का अर्थव्यवस्था की दृष्टि से या शक्तिशाली देशों की दृष्टि से अगर बात करें तो इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और इसे अपने एशिया का क्या कहा जाता है? अजगर कहा जाता है। एशिया का अजगर इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया चीन जो है वो आबादी की दृष्टि से देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, संसाधन की दृष्टि से देख लो, एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है, इसलिए इसे अपने एशिया का अजगर भी कहा जाता है। क्लियर है? और चीन की अर्थव्यवस्था भैया जिस हिसाब से बढ़ रही है, चीन जिस हिसाब से आर्थिक विकास कर रहा है, जो गति चीन ने पकड़ रखी है, अगर इसी स्पीड से चीन विकास करता रहा तो 2040 तक यही चीन जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और विश्व में इसका कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा, अगर यही स्पीड इसकी कायम रही तो। ठीक है? इसी चीन में भैया 1949 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी? साम्यवादी क्रांति हुई थी। चीन जो है, इस चीन में 1949 में क्रांति हुई थी और इस क्रांति का नेतृत्व किया था भैया माओ ने। और क्रांति का क्या नारा? क्रांति का एक प्रकार से नाम जो था वो क्या था? साम्यवादी क्रांति माओ के नेतृत्व में हुई थी। और इस क्रांति के बाद में भैया चीन जो है, इस चीन ने पूंजीवादी दुनिया जो थी उनसे अपने रिश्ते तोड़ लिए। ठीक है? और जो सामान आयात हो रहा था उस आयात सामान को धीरे धीरे चीन ने क्या कर दिया? धीरे धीरे मंगाना कम कर दिया और घरेलू स्तर के ऊपर ही चीन ने जो है उस सामान का एक प्रकार से उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है? 1972 ईस्वी में यही जो चीन है, इस चीन ने अमेरिका के साथ में क्या कर लिए? घनिष्ठ संबंध कायम कर लिए। अमेरिका के साथ में दोस्ती कायम करके अपना जो एक प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक जो एकांतवास था उस एकांतवास को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और 1973 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई। इन चाओ एन लाई ने भी चीन के आर्थिक विकास के लिए, अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए 4 प्रस्ताव भी पारित किए। जो 4 प्रस्ताव थे वो कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित थे। इसके बाद में भी चीन के एक नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपेंग। इन्होंने 1978 ईस्वी में चीन में भैया आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक वृद्धि करने के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई। मतलब चीन के दरवाजे जो है, अर्थव्यवस्था के जो दरवाजे हैं वो सभी के लिए इसने खोल दिए। सभी देश जो है, कोई भी देश जो है वो चीन के साथ में क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था, व्यापारिक संबंध कायम कर सकता था। इसके बाद में भैया चीन जो है, इस चीन ने अपने एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 1982 ईस्वी में तो खेती का और 1998 ईस्वी में जो उद्योग धंधे थे उनको निजी हाथों में सौंप दिया ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, अधिक से अधिक आर्थिक विकास भी हो सके। और यही चीन जो है
वो 2001 ईस्वी में WTO में शामिल हो गया। WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना भैया जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। तो ये था भैया अपने चीन की अर्थव्यवस्था कि किस प्रकार से चीन जो है वो एक पिछड़े कमजोर देशों से निकलकर, या एक प्रकार से कहे कि एक पुअर कंडीशन से निकलकर एक विश्व में एक टॉप देशों की श्रेणी में किस प्रकार से आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी चीन की भैया भारत के साथ में संबंध, कि भारत के साथ में किस प्रकार के रिलेशन है। देखो चीन और भारत दोनों एशिया महाद्वीप के देश है। ठीक है, और आजादी के बाद से बात करें तो भैया दोनों ही देश जो थे उन दोनों के मध्य एक प्रकार से आर्थिक संबंध देख लो, चाहे राजनीतिक संबंध देख लो, चाहे व्यापारिक संबंध देख लो, सांस्कृतिक संबंध देख लो, दोनों ही देशों के मध्य अच्छे संबंध थे। और एक नारा भी फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन धीरे धीरे भैया इनके संबंध जो है वो पहले के मुकाबले क्या हो गए, कटु हो गए। पहले के मुकाबले इनके संबंधों में धीरे धीरे खटास आने प्रारंभ हो गई, टकराव आना प्रारंभ हो गया, तनाव आना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ बात करेंगे भैया भारत और चीन के मध्य जो टकराव है, जो तनाव है, उसके कारण क्या है। कारणों में भैया पहला कारण आता है सीमा विवाद। सीमा विवाद कैसा भैया, भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा लगती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच में लगती है उसका नाम है मैकमोहन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लगती है उसका नाम है डूरंड। ठीक है, आजादी से पहले वो डूरंड रेखा भारत के साथ में लगती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो भैया भारत और चीन के मध्य जो रेखा है मैकमोहन रेखा, इस रेखा को या इस बॉर्डर लाइन को चीन जो है वो एक प्रकार से नकार रहा है, वह इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के मध्य टकराव बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है भैया चीन के साथ भारत पाकिस्तान के साथ नजदीकी। भैया चीन जो है वो भारत के सबसे बड़े शत्रु यानी पाकिस्तान के साथ में अपनी क्या बढ़ा रहा है, नजदीकियां बढ़ा रहा है, अपने संबंध मजबूत कर रहा है, अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। समझ लो, जब पाकिस्तान ने भैया परमाणु परीक्षण किया था उस समय चीन जो है इसी ने किसकी सहायता की थी, पाकिस्तान की सहायता की थी, जिसकी वजह से भी भारत चीन से जो है वो क्या है, नाखुश है, नाराज है। तीसरा पॉइंट है भैया तिब्बत की समस्या। देखो तिब्बत की बात करें तो भैया तिब्बत जो है वो भारत और चीन के बीच में एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, जो ना तो चीन में आता है ना ही भारत में आता है, लेकिन 1950 के बाद भैया चीन जो था उस चीन ने क्या किया, इस तिब्बत को हड़पना प्रारंभ कर दिया। तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उन्होंने भागकर कहां शरण ले ली, भारत में शरण ले ली। तब चीन ने कहा कि दलाई लामा को हमें सौंपते, लेकिन भारत ने ऐसा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसकी वजह से भी भारत और चीन के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं, तनावपूर्ण है। अवैध बस्तियां, भैया चीन जो है इस चीन ने क्या किया, भारत और चीन के मध्य जो सीमा लगती है, जो बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर के ऊपर अवैध बस्तियां बसाना प्रारंभ कर दिया। इस वजह से भी भारत और चीन के मध्य संबंध कटु हो गए। भारत का यूएनओ में विरोध, विरोध कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। देखो भारत जो है इस भारत को यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन हर बार जो विरोध है वो कौन करता है, चीन इस बात का क्या करता है, विरोध करता है। चीन का यह कहना है कि भारत को यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं बनाया जाना चाहिए। इस वजह से भी भारत और चीन के मध्य क्या हो रहा है, टकराव। इसके अलावा यह चीन जो है वो हिंद महासागर में अपने क्या जमाना चाहता है, पेट जमाना चाहता है। इसीलिए भैया चीन जो है इसने म्यांमार से जो कोको द्वीप था वो कोको द्वीप भी क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इन उपरोक्त कारणों की वजह से भैया भारत और चीन के मध्य क्या बना हुआ है, टकराव बना हुआ। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर ले, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये सब कुछ आपका पढ़ाया हुआ है फिर वापस क्यों पढ़ा रहे हो। इसके पीछे कारण ये है भैया, ये सब कुछ मैंने 2 साल शायद 3 साल पहले आपको पढ़ाए थे। ये सारे चैप्टर मेरा पूरा सिलेबस कराया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे अपने जो चैप्टर थे उनकी संख्या लगभग 22-23 के आसपास थी। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया है, 5-6
टॉपिक अपने ये 5 चैप्टर जो है वो अपने पॉलिटिकल साइंस के बुक से हटा दिए हैं। मतलब लगभग इस बार अपने 15 के आसपास चैप्टर ही अपने सिलेबस में है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो छुट्टियां हैं, फ्री है, तो आपको ये सभी चैप्टर में एक बार पुनः नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत अपने बुक में भी चेंजिंग हुई है। कई चैप्टर में से कई टॉपिक हटा दिए गए हैं, इसलिए इनको मैं वापस पुनः नए सिरे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया भारत और चीन के मध्य जो टकराव है, जो तनाव है, उस तनाव को कैसे दूर किया जाए, उस तनाव को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और चीन के मध्य टकराव के कोई 4 कारण व इस टकराव को या इस तनाव को दूर करने हेतु 4 सुझाव दीजिए। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। तो भैया पहला पॉइंट क्या है, परस्पर दौरे। देखो भारत और चीन के मध्य अगर टकराव को दूर करना है तो इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों देशों के नेता, मतलब भारत के नेता और चीन के नेता, दोनों देशों के नेता जो है वो परस्पर एक दूसरे के देश का क्या करे, दौरा करे। आपको पता हो कि 1962 ईस्वी में चीन जो है उस चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था, कश्मीर का क्षेत्र ले लिया था, थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र है वो चीन ने हड़प लिया था। ठीक है, तो इसके बाद भैया भारत और चीन के मध्य संबंध जो है वो काफी तनावपूर्ण हो गए, काफी एक प्रकार से टकरावपूर्ण हो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों ही देशों के नेता जो है उन्होंने एक दूसरे के देश में दौरे करने प्रारंभ कर दिए गए और इन दौरों से धीरे धीरे क्या हो रहा है, दोनों के संबंधों में एक प्रकार से सुधार हो रहा है। जैसे बात करें अपने 1988 में भी राजीव गांधी जो है वो कहाँ गए थे, चीन गए थे। इसके बाद में 2018 ईस्वी में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन गए थे। 2019 में भैया वहां से चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग जो है वो कहां पर आए थे, भारत के दौरे पर आए थे। तो इस प्रकार ये परस्पर दौरे होते रहेंगे तो इनके द्वारा भैया यह तनाव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है भैया व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया जाए। दोनों देशों के मध्य संबंध जो है वो व्यापारिक अधिक से अधिक किए जाए। आयात निर्यात जो है वो दोनों देशों के मध्य अधिक से अधिक हो, उससे भी क्या होगा, तनाव दूर होगा। इसके अलावा यह सांस्कृतिक संबंध जो है उनको भी अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके अलावा यह जो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य, जो कब हुआ था, अप्रैल 1954 में 5 बातों पर सहमति हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं भैया पंचशील समझौता। उस पंचशील समझौते का भी दोनों देशों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मतलब 5 बातें थी, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस प्रकार की कुल 5 बातों पर यह समझौता हुआ था। तो दोनों देशों को उस समझौते का भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसके अलावा यह पर्यावरण संरक्षण का जो मुद्दा है, उस पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे के ऊपर भी दोनों देशों को सम्मेलन आयोजित करने चाहिए। दोनों देशों को एक प्रकार से समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये इस प्रकार के कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको फॉलो करके, जिनको अपनाकर भारत और चीन के मध्य तनाव को दूर किया जा सकता है। अब देखो भैया इस चैप्टर में अपने एक छोटा सा टॉपिक और है, एक देश की अर्थव्यवस्था की बात और अपने इसमें करेंगे, वो है जापान। जापान की बात करें भैया, देखो जापान जो है वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की विभीषिका को झेला था। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जो है उस अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को गिराया था नागासाकी पे। तो परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला जापान विश्व का एकमात्र देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से आज जापान जो है उसका विश्व में 11वां स्थान है। यूएनओ के बजट में भी जापान जो है वो प्रतिवर्ष योगदान दे रहा है, लगभग 10% के आसपास इसकी क्या है, भागीदारी है। और 1951 से भैया जापान जो है उसने अमेरिका के साथ में सुरक्षा गठबंधन भी कर रखा है। इसके अलावा यह 2017 में अगर बात करें, 2017 में जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये 4-5 पॉइंट आपको जापान के बारे में ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जापान जो है वो एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो G7 में शामिल है। ओके, तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक का अपने सेकंड चैप्टर। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो,
कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कीजिए। ओके।